8 मार्च 2014 रात के करीब 12:44 पे कोलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एक बोइंग 777-200ER रजिस्ट्रेशन नंबर 9MMRO टैक्सीवे से रनवे 32R की तरफ बढ़ता है। फ्लाइट नंबर MH370। डेस्टिनेशन था बीजिंग। प्लेन में टोटल 239 लोग बैठे हैं, 227 पैसेंजर्स, 12 क्रू मेंबर्स। ये लोग 14 डिफरेंट कंट्रीज से बिलोंग करते हैं। 153 चाइनीज नेशनल सबसे बड़ा ग्रुप, 50 मलेशियंस और बाकी 7 इंडोनेशिया से। 2 पैसेंजर स्टोलन पासपोर्ट से ट्रैवल कर रहे हैं, एक इटालियन पासपोर्ट और एक ऑस्ट्रियन पासपोर्ट। दोनों थाईलैंड में चोरी हो चुके थे। ये 2 लोग एक्चुअली ईरानियन नेशनल्स निकले जो यूरोप जाकर सेटल होना चाहते थे। उन 2 लड़कों में से एक बेटे की माँ हम्बर्ग जर्मनी में वेट कर रही थी अपने बेटे का। इंटरपोल ने बाद में कंफर्म किया कि ये टेररिस्ट नहीं थे। कॉकपिट में 2 लोग हैं, कैप्टन अहमद ज़ाहरी शाह 53 साल के, 33 इयर्स का एक्सपीरियंस मलेशिया एयरलाइंस में, टोटल 18,400 आवर्स का फ्लाइंग, जिसमें से 8,659 आवर्स सिर्फ बोइंग 77 पे। मैरिड, 3 किड्स। एक यूट्यूब चैनल चलाते थे जहां घर के गैजेट्स फिक्स करना सिखाते थे। एक होम फ्लाइंग सिमुलेटर भी बनाया हुआ था अपने घर में प्रैक्टिस करने के लिए। ये सिमुलेटर बाद में इस पूरी घटना का सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट बनेगा, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। दूसरे सीट पे फर्स्ट ऑफिसर फारिक हामिद, सिर्फ 27 साल के, सिंगल हैं, टोटल 2,800 आवर्स का एक्सपीरियंस है, लेकिन बोइंग 77 पे सिर्फ 39 आवर्स का एक्सपीरियंस था। ये उनकी ट्रेनिंग फ्लाइट थी। एयरबस A330 से 77 पे ट्रांजिशन कर रहे थे और अगर ये फ्लाइट सक्सेसफुली कंप्लीट होती तो वो फुली सर्टिफाइड 777 पायलट बन जाते। फ्यूल लोड था 49,100 किलोज, जो फ्लाइट के लिए जरूरत से थोड़ा ज्यादा था। ऑलमोस्ट 7 आवर्स 31 मिनट्स की एंड्योरेंस देता था, जबकि एक्चुअल फ्लाइट टाइम सिर्फ 5 आवर्स 34 मिनट्स का था। ये एक्स्ट्रा 2 घंटे बाद में बहुत बड़े सवाल बनेंगे। टेक ऑफ हो गया रात के 12:40 पे। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल, प्लेन क्लाइंब करता है। ATC से बात होती है, सब रूटीन में है। रात को 1:01 में कैप्टन एक कॉल करता है, लेवल एट फ्लाइट लेवल 350। फिर 7 मिनट बाद वही कॉल दोबारा। ऑफिशियली ये एनॉमली मानी गई रिपोर्ट में, लेकिन इन्वेस्टिगेशन ने ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, पायलट्स नॉर्मली ये रिपीट कॉल तब करते हैं जब वो कुछ देर के लिए रेडियो से दूर होते हैं। तो क्या उन 7 मिनट्स में कॉकपिट के अंदर कुछ हुआ? ये सवाल आज भी अनआंसर्ड है। रात 1:19 पे कंट्रोलर ने MH370 को बोला, Contact Ho Chi Minh frequency 120.9. Good night. और जवाब आता है गुड नाइट, मलेशियन 370। ये थे लास्ट वर्ड्स जो किसी ने इस प्लेन से सुने। इसके बाद जो होता है वो एविएशन हिस्ट्री का सबसे बड़ा मिस्ट्री बन जाता है। इगारी वे पॉइंट पार करने के सिर्फ 5 सेकंड बाद ट्रांसपॉन्डर का मोड S फंक्शन बंद हो जाता है। 37 सेकंड बाद सेकेंडरी रडार से प्लेन कंप्लीटली गायब हो जाता है। ये कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं हो सकता। एक टेक्निकल फॉल्ट सब सिग्नल्स के साथ इंस्टेंटली सब कुछ खत्म कर देता है। यहाँ कुछ अलग हुआ था। किसी ने मैन्युअली कॉकपिट में ट्रांसपॉन्डर नॉब को ऑफ पोजीशन में घुमा दिया था और फिर रडार पे एक और चीज दिखती है। प्लेन एक शार्प ऑलमोस्ट 180 डिग्री लेफ्ट टर्न लेता है। बोइंग ने ये टर्न सिमुलेटर में रेप्लिकेट करने की कोशिश की। ऑटो पायलट से ये टर्न मैच नहीं हुआ। सिर्फ मैनुअल फ्लाइंग से एक स्टीप बैंक एंगल के साथ ये टर्न पॉसिबल था। मतलब ऑटो पायलट डिस्कनेक्ट किया गया था और कोई इंसान मैनुअली प्लेन फ्लाई कर रहा था। ये टर्न कहाँ लिया गया, ये भी कोई कोइंसिडेंस नहीं लगता। इगारी एग्जैक्टली वो पॉइंट है जहां मलेशिया का एयर ट्रैफिक कंट्रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी वियतनाम को हैंडओवर करता है। यानी एग्जैक्टली वो मोमेंट जब दोनों कंट्री के कंट्रोलर्स थोड़ा कम ध्यान दे रहे होते हैं। इसके थोड़ी दूर नॉर्थ में थाईलैंड का मिलिट्री एयर डिफेंस जोन है, जिसे प्लेन ने केयरफुली अवॉइड किया ताकि थाई मिलिट्री रडार पे भी ना आ जाए। ये सब देख के लगता है कि जिसने भी ये किया उसे एयर स्पेस का डिटेल्ड नॉलेज था।
प्लेन अब मलेशिया के ऊपर से वापस क्रॉस करता है पेनांग की तरफ। यहाँ एक और क्लू मिलता है। पेनांग के एक मोबाइल टावर ने फर्स्ट ऑफिसर के फोन से एक ब्रीफ सिग्नल पिक किया। फोन ऑफ करना चेकलिस्ट आइटम होता है फ्लाइट के पहले। तो क्या फर्स्ट ऑफिसर ट्राई कर रहा था किसी को कांटेक्ट करने का? सिग्नल सिर्फ कुछ सेकंड के लिए आया, फिर गायब। रात के 2:03 पे एक और बड़ा क्लू मिलता है। ग्राउंड स्टेशन ने एक एकार्स मैसेज भेजने की कोशिश की, पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया सैटेलाइट सिस्टम से। अगर सिस्टम सिंपली फेल होता तो भी एक रिस्पॉन्स आता सिस्टम नॉट वर्किंग का। अगर कोई मैनुअली लॉग ऑफ करता कॉकपिट से तो वो भी रिकॉर्ड होता, लेकिन यहाँ पे कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। मतलब पूरा सेटकॉम पावर ही ऑफ कर दिया गया था और ये मैनुअली डीसिलेक्ट करना पड़ता है ओवरहेड पैनल से, प्राइमरी और बैकअप जनरेटर्स दोनों को। इसका मतलब ये इंसान जानता था कि 777 के इलेक्ट्रिकल सिस्टम कैसे काम करते हैं। पावर ऑफ करने के बाद जो बचता है वो होता है रैम एयर टर्बाइन, जो सिर्फ बेसिक फ्लाइट डिस्प्लेस और नेविगेशन को पावर देता है। सिर्फ ऑटो पायलट नहीं, पूरा कैबिन, सब लाइट्स, सब कुछ बंद हो जाता है। सिर्फ इमरजेंसी लाइटिंग बचती है। पैसेंजर्स और क्रू के साथ क्या हुआ इसके बाद, ये हम आज तक नहीं जानते। एक थ्योरी कहती है कि कैबिन डीप्रेशराइज कर दिया होगा, जिससे सब लोग अनकॉन्शियस हो गए हों, जबकि कॉकपिट में ऑक्सीजन सिलेंडर से कैप्टन ऑपरेट करता रहा, जो कोइंसिडेंटली उस सुबह ही टॉप अप हुआ था और 27 आवर्स तक चल सकता था। ग्राउंड पे कंफ्यूजन भी शुरू हो गया था। वियतनाम कंट्रोलर ने 18 मिनट तक ट्राई किया कांटेक्ट करने का, फिर मलेशिया को इन्फॉर्म किया। मलेशिया एयरलाइंस ने गलती से कंफर्म कर दिया कि प्लेन कंबोडिया के ऊपर से फ्लाई कर रहा है, क्योंकि उनका ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर रियल डेटा नहीं, प्रेडिक्टेड डेटा शो कर रहा था। ऑफिशियली इमरजेंसी रिस्पांस शुरू होने में 4 घंटे लग गए, जबकि रूल के मुताबिक 1 आवर के अंदर होना चाहिए था। मिलिट्री रडार ने ये लेफ्ट टर्न देखा था, लेकिन क्योंकि नया एयर पेस वॉयलेट नहीं हो रहा था, उन्होंने अलार्म नहीं बजाया। सोच लिया नॉर्मल टर्न बैक है। प्लेन वाम्पी वे पॉइंट फिर मैकार की तरफ बढ़ता है और फिर 2:22 पे मिलिट्री रडार से भी ये कंप्लीटली गायब हो जाता है। इस पॉइंट पे दुनिया को लगा था प्लेन कहीं अंडमान के पास या फिर कजाकिस्तान, हिमालय की तरफ गया होगा, लेकिन असली सच कुछ और ही था। अब यहाँ से शुरू होती है इस मिस्ट्री की सबसे फैसिनेटिंग साइंस, क्योंकि रडार से गायब होने के बाद भी हमें पता है प्लेन घंटों तक उड़ता रहा, और ये हमें पता चला एक सैटेलाइट कंपनी इनमर्सद की टेक्नोलॉजी से। एयरक्राफ्ट का सैटकॉम सिस्टम हर घंटे ऑटोमेटिकली सैटेलाइट को पिंग करता है। अब इसको ऐसे समझ लो कि जैसे आपका फोन ऑटोमेटिकली वाईफाई से कनेक्ट करने की कोशिश करता है, ठीक वैसे ही ये सिग्नल एग्जैक्ट लोकेशन नहीं देता, लेकिन सिग्नल के टाइम डिले मेजर्स करके एक सर्कल बना सकते हैं जिस पर प्लेन हो सकता है। इसे BTO यानी कि बर्स्ट टाइमिंग ऑफसेट कहते हैं। और एक दूसरा डेटा पॉइंट भी मिलता है BFO यानी कि बर्स्ट फ्रीक्वेंसी ऑफसेट, जो डॉपलर इफेक्ट जैसे एम्बुलेंस सायरन की पिच चेंज होती है यूज करके बताता है कि प्लेन क्लाइंब कर रहा है या डिसेंट। टोटल 7 बार प्लेन ने सैटेलाइट से कांटेक्ट किया। ये फेमस 7 हैंडशेक्स है। पहला हैंडशेक आया 2:25 पे, बिल्कुल 1 घंटे बाद इगारी टर्न के। और इस पहले हैंडशेक में एक इंटरेस्टिंग ग्लिच था। फ्रीक्वेंसी एरर इतना ज्यादा था कि उसे अनरिलायबल मान लिया गया। क्यों? क्योंकि सेटकॉम रेडियो के अंदर जो क्रिस्टल ऑसिलेटर होता है उसे एक कांस्टेंट टेम्परेचर चाहिए काम करने के लिए, और पावर इंटरप्शन के बाद उसे वार्म होने में टाइम लगता है। मतलब ये प्रूफ था कि सेटकॉम बिल्कुल बंद किया गया था और फिर बाद में दोबारा ऑन किया गया। ये फर्स्ट हैंडशेक में फ्लाइट आईडी और कंपनी आईडी दोनों मिसिंग थी, जो पहले ठीक से आ रही थी। थ्योरी ये है कि जिसने पावर दोबारा ऑन किया उसने जानबूझकर कम्युनिकेशंस मैनेजर से सब डिसेबल कर दिया, ताकि सेटकॉम फुली ऑन होने से पहले ही सब ब्लॉक हो जाए। टोटल 7 हैंडशेक्स हुए। लास्ट हैंडशेक 8:19 पे आया, जो फ्यूल खत्म होने से मैच करता है। ऑलमोस्ट 7 आवर्स 35 मिनट्स फ्लाइट टाइम। लेकिन प्रॉब्लम ये है, ये सारा डेटा सिर्फ एक सैटेलाइट से आया था। इसका मतलब एक सर्कल नहीं, बल्कि बहुत सारे पॉसिबल रूट्स बन गए, और इसीलिए सर्च एरिया इतना बड़ा हो गया। ज्यादातर एक्सपर्ट्स मानते हैं कि प्लेन नीलम वे पॉइंट के पास साउथ वेस्ट मड के इंडोनेशिया के बैंडा एके के पास से सदर्न इंडियन ओशन की तरफ सीधा चला गया। लेकिन एक सवाल हमेशा परेशान करता है, जिसने इतनी प्लानिंग से ये सब किया, क्या वो सिर्फ सीधा साउथ मड के 5-6 घंटे वेट कर रहा था जब
तक फ्यूल खत्म ना हो। ये थोड़ा स्ट्रेंज लगता है क्योंकि शुरुआत में ये इंसान काफी एक्टिव था और इसी सवाल का जवाब ढूंढने में साइंटिस्ट्स ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी यूज की जो कभी प्लेन्स ट्रैक करने के लिए बनाई ही नहीं गई थी। 2008 में एक अमेरिकन एस्ट्रोफिजिसिस्ट जोसेफ हूटन टेलर जूनियर, जिसने पल्सर्स पे रिसर्च के लिए 1993 में नोबेल प्राइज जीता था, एक प्रोटोकॉल बनाया था जिसका नाम था WSPR, वीक सिग्नल प्रोपगेशन रिपोर्टर। ये इमेच्योर रेडियो ऑपरेटर के लिए नहीं था जो देखना चाहते थे वीक रेडियो सिग्नल्स दुनिया में कितनी दूर तक ट्रैवल कर सकते हैं। ये सिग्नल्स जब किसी ऑब्स्टिकल से हिट होते हैं तो छोटे छोटे एनोमलीज क्रिएट होते हैं और ये डेटा 2008 से एक पब्लिक डेटाबेस में स्टोर होता आया है। टेलर्स खुद कभी नहीं सोच सकते थे कि ये प्लेन्स ट्रैक होने के लिए यूज हो सकता है, लेकिन 2021 में एवियोनिक्स इंजीनियर रिचर्ड गॉडफ्रे ने एक आइडिया ट्राई किया। क्या इस WSPR डेटाबेस में मल्टीपल सिग्नल्स के बीच टाइनी एनोमलीज ढूंढ के हम किसी एयरक्राफ्ट को एक पुअर मैन्स रडार जैसा ट्रैक कर सकते हैं? ये टेक्नोलॉजी हर 2 मिनट में हजारों सिग्नल्स सैंपल करती है। गॉडफ्रे ने अपने कलीग्स डॉक्टर हैनिस कॉट्जी और प्रोफेसर सिमन मस्केल के साथ काम किया और 31 अगस्त 2023 को एक रिपोर्ट रिलीज की जिसमें उन्होंने क्लेम किया MH370 के ट्रेसेस मिल गए हैं। और इस रिपोर्ट में जो रूट दिखाया है वो सीधा साउथ वाला सिंपल लाइन नहीं है। ये डेटा वाम्पी के पास वेस्टर्ली टर्न दिखाता है, फिर सेनॉप, फिर उर्दम की तरफ लेफ्ट टर्न। बिल्कुल वही पैटर्न जो दूसरे एक्सपर्ट्स प्रेडिक्ट कर रहे थे, जिससे मिलिट्री रडार और ATC दोनों अवॉइड हो सके। ये डेटा हर वे पॉइंट की तरफ जाता है बट कभी सेम एयरवे रिपीट नहीं करता, जो एक डेलिबरेटली प्लान्ड एक्टिवली पायलटेड एयरक्राफ्ट का पैटर्न लगता है। और सबसे स्ट्रेंज पार्ट, फ्लाइट के आखिरी हिस्से में 6th और 7th हैंडशेक के बीच WSPR डेटा एक 8 फिगर पैटर्न दिखाता है एग्जैक्टली जब फ्यूल खत्म होने वाला था। ये खुद ब खुद कभी नहीं हो सकता। बोइंग 77 का सिस्टम इंजन फेलियर के बाद एसिमेट्रिक थ्रस्ट कंपनसेट करता है। फिगर 8 नहीं बना था, मतलब ये भी डेलिबरेट था, जानबूझकर किया गया था। कुछ एक्सपर्ट्स सोचते हैं उस वक्त दिन का टाइम था, वेदर क्लियर था, शायद वो कोई शिप ढूंढ रहा था नियर बाय, ये कंफर्म करने के लिए कि उसका फाइनल रेस्टिंग प्लेस कोई देख न ले। फाइनल मोमेंट्स में BFO डेटा दिखाता है कि प्लेन बहुत स्टीप डिसेंट में था, 14,500 फीट पर मिनट तक। कैप्टन पैट्रिक ब्लेली और जीन लक मर्चेंट की डिटेल रिपोर्ट के मुताबिक एक इंजन फ्यूल खत्म होने से बंद हो गया था। APU स्टार्ट किया गया रिमेनिंग फ्यूल मैक्सिमाइज करने के लिए और फिर दूसरा इंजन भी मैनुअली बंद किया गया ताकि फ्लाइट कंट्रोल्स और फ्लैप्स जितनी देर तक हो काम कर सके। इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट सिस्टम का डेटा भी मिसिंग था जो इस थ्योरी को सपोर्ट करता है कि सिर्फ APU पावर यूज हो रही थी। तो अब हमें पता है कि प्लेन कहाँ क्रैश हुआ होगा, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक्सीडेंट था या किसी ने जानबूझकर ये किया। इन्वेस्टिगेशन में 3 बड़ी थ्योरी सामने आई। थ्योरी नंबर 1, पायलट ने जानबूझकर प्लेन को क्रैश किया। आर्गुमेंट्स क्या है? वो टाइट 180 डिग्री टर्न सिर्फ मैनुअल फ्लाइंग से पॉसिबल था। प्लेन ने थाईलैंड मलेशिया बॉर्डर के बिल्कुल बीच में फ्लाई किया जिससे दोनों कंट्रीज के रडार से बचने की कोशिश हो। और सबसे बड़ा पॉइंट, कैप्टन के घर के फ्लाइट सिमुलेटर में डिलीटेड फाइल्स रिकवर करने पे कुछ वे पॉइंट्स मिले जो इंडियन ओशन की तरफ जाते थे, ऑलमोस्ट MH370 के एक्चुअल रूट से मैच करते हुए। लेकिन काउंटर आर्ग्यूमेंट भी स्ट्रॉन्ग है। कैप्टन एक हाईली रिस्पेक्टेड एक्सपीरियंस्ड पायलट था, नो फाइनेंशियल प्रॉब्लम, नो फैमिली इशू, नो हिस्ट्री ऑफ इंस्टेबिलिटी। अगर कोई इंसान प्लेन क्रैश करने का प्लान बनाता तो लाइफ में कहीं ना कहीं कोई वार्निंग साइन मिलता। यहाँ कुछ नहीं मिला, आज तक कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिला जो कंफर्म करे कि कैप्टन ने जानबूझकर कर दिया। थ्योरी नंबर 2, हाईजैकिंग। ये थ्योरी शुरू में उन 2 स्टोलन पासपोर्ट पैसेंजर की वजह से उठी थी, लेकिन अगर हाईजैक हुआ तो कोई रैंडम डिमांड क्यों नहीं आई? इन्वेस्टिगेशन ने कंफर्म किया कि वो 2 लोग टेररिस्ट नहीं थे, सिर्फ यूरोप माइग्रेट करना चाहते थे। इंटरपोल ने भी ये कंफर्म किया। सो ये थ्योरी तो रिजेक्ट हो गई। अब आती है थ्योरी नंबर 3, ऑक्सीजन डेप्रिवेशन, जिसे घोस्ट फ्लाइट भी कहा जाता है। ये थ्योरी कहती है कि किसी टेक्निकल फॉल्ट, फायर या फिर एक्सीडेंट की वजह से कैबिन डीप्रेशराइज हुआ। सब लोग, सारे लोग जो प्लेन में थे, इवन पायलट्स भी अनकॉन्शियस हो गए और प्लेन ऑटो पायलट पे भी उड़ता रहा जब तक फ्यूल खत्म नहीं हुआ। ये इसीलिए भी पॉसिबल लगता है क्योंकि एविएशन हिस्ट्री में पहले भी ऐसे घोस्ट फ्लाइट इंसिडेंट्स हुए हैं। लेकिन इस थ्योरी का एक बड़ा प्रॉब्लम है, अगर सब अनकॉन्शियस थे तो वो प्रिसाइज 180 डिग्री टर्न कैसे हुआ? ऑटो पायलट इतना शार्प टर्न खुद नहीं ले सकता। ये सवाल आज तक अनआंसर्ड है।
इसीलिए ये लीडिंग थ्योरी है, कंफर्म थ्योरी नहीं है। कुछ और फ्रिंज थ्योरीज भी वायरल हुए, जैसे एलियन अबडक्शन, यूएस मिलिट्री ने शूट किया होगा, पुतिन को लोकेशन पता है, नया बरमूडा ट्रायंगल बन गया। ये सब अनसब्सटेंशिएटेड है, कोई क्रेडिबल एविडेंस नहीं है इसका। थ्योरीज चाहे कुछ भी हो, एक चीज सबको एक जगह ले जाती है, दैट इज फिजिकल एविडेंस। और वो एविडेंस आने में सिर्फ कुछ ही महीने बचे थे। इनिशियल सर्च साउथ चाइना सी में शुरू हुआ, 34 शिप्स, 28 एयरक्राफ्ट्स और 7 कंट्रीज, क्योंकि सबको लगा कि प्लेन अपने प्लान रूट पे ही क्रैश हुआ होगा। कुछ दिन बाद जब मिलिट्री रडार डेटा रिवील हुआ कि प्लेन तो ऑपोजिट डायरेक्शन में गया था, सर्च इंडियन ओशन की तरफ शिफ्ट हो गया और ये बन गया एविएशन हिस्ट्री का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन। मलेशिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका सब इन्वॉल्व हुए। सैटेलाइट से लाखों स्क्वायर किलोमीटर स्कैन हुए। अंडर वाटर सर्च का एरिया साउथ कोरिया जैसे पूरे देश से भी बड़ा था। डीप सी सोनर, रोबोटिक अंडर वाटर व्हीकल्स सब यूज हुए। कई बार अंडर वाटर पिंग्स डिटेक्ट हुए जो लोग सोच रहे थे कि ब्लैक बॉक्स है। हेडलाइंस भी बन गई, MH370 मिल गया, लेकिन हर बार वो फॉल्स अलार्म निकला। अप्रैल 2014 में सरफेस एरिया सर्च बंद हो गया, क्योंकि प्लेन तो अब तक डूब गया होगा, फ्लोट नहीं करेगा। फिर 3 साल तक डीप ओशन सर्च चला, $160 मिलियन खर्च हुए। फिर 2017 में अनसक्सेसफुल घोषित करके ऑपरेशन बंद कर दिया गया। लेकिन इसी बीच जुलाई 2015 में एक छोटा सा मिरेकल हुआ। रीयूनियन आइलैंड पे, जो मदागास्कर के ईस्ट में है, एक टुकड़ा मिला। एक्सपर्ट्स ने कंफर्म किया ये एक फ्लैपरॉन था, विंग का पार्ट, और ये ऑफिशियली MH370 का था। ये पहली बार था कि जब दुनिया को फिजिकल प्रूफ मिला कि प्लेन इंडियन ओशन में ही गया था। इसके बाद धीरे धीरे और भी पीसेस मिलते गए। मोजाम्बिक, तंजानिया, मदागास्कर और अफ्रीका के कोस्ट लाइन पे आज तक टोटल 27 कंफर्म पीसेस मिल चुके हैं। साइंटिस्ट्स ने इन पीसेस पे लगे बार्नेकल्स, छोटे समुद्री जीव स्टडी किए, क्योंकि ये बार्नेकल्स अपने शेल्स में पानी का टेम्परेचर रिकॉर्ड करते हैं, जिससे पता चल सकता है कि डेब्रिस कितने टाइम तक पानी में रहा और कहां से आया। 2023 में रिसर्चर्स नासिर अल कतान और ग्रेगरी हर्बर्ट ने एक पेपर पब्लिश किया जिसमें ये अप्रोच डिटेल में एक्सप्लेन की गई। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर होते हैं, वो ब्लैक बॉक्सेस, वो कभी नहीं मिले और उनके बिना कोई भी एग्जैक्ट क्रैश लोकेशन कंफर्म नहीं कर सकता। 2018 में अमेरिकन कंपनी ओशन इन्फिनिटी ने नो फाइंड नो फी डील के साथ नया सर्च शुरू किया। नो फाइंड नो फी मतलब अगर हम किसी सबूत को फाइंड करने में असफल होते हैं तो हम आपसे कोई फीस नहीं लेंगे। उन्हें सी बेड पे कई अंडर वाटर वॉल्केनोस, क्लिफ्स मिले, लेकिन प्लेन नहीं मिला। रिचर्ड गॉडफ्री ने अपनी WSPR रिसर्च कंटिन्यू रखी और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अप्रैल 2024 में उन्होंने ये भी नोटेट किया कि कैप्टन ज़ाहरी के होम सिमुलेटर के फ्लाइट पाथ और उनके WSPR बेस्ड क्रैश लोकेशन दोनों ऑलमोस्ट मैच करते हैं। ये कोइंसिडेंस है या नहीं, ये आज तक डिबेट का टॉपिक है। और सबसे बड़ा अपडेट, मलेशिया ने एक बार फिर ओशन इन्फिनिटी को हायर किया। दिसंबर 2024 में मलेशियन कैबिनेट ने अप्रूव किया एक नया नो फाइंड नो फी कॉन्ट्रैक्ट, $70 मिलियन का रिवॉर्ड अगर रैकेज मिल जाए। मार्च 2025 में सर्च शुरू हुआ 15,000 स्क्वायर किलोमीटर के एक नए रिफाइंड एरिया में, जो पुरानी 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर वाली सर्च से बहुत छोटा था, क्योंकि ये नए एविडेंस और डेटा एनालिसिस के बेसिस पे बनाया गया था। लेकिन अप्रैल 2025 में वेदर की वजह से सर्च रोकना पड़ा। फिर दिसंबर 2025 में दोबारा शुरू हुआ और 23 जनवरी 2026 तक चला। टोटल मिला के ओशन इन्फिनिटी ने इस फेज में 7,571 स्क्वायर किलोमीटर स्कैन किया और रिजल्ट 8 मार्च 2026 को MH370 डिसअपियर होने के 12th एनिवर्सरी के एग्जैक्ट दिन ओशन इन्फिनिटी ने ऑफिशियली अनाउंस किया कि ये सर्च भी बिना किसी फाइंडिंग के खत्म हो गई है। कंपनी के CEO ओलिवर प्लंकेट ने कहा, हम कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि ये प्लेन वहां नहीं है जहां हमने ढूंढा। 2018 से लेकर अब तक ओशन इन्फिनिटी ने टोटल 151 डेज समुद्र में बिताए हैं और 1,40,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा सी फ्लोर मैप किया है, फिर भी कुछ नहीं मिला।
फैमिलीज की ऑर्गेनाइजेशन वॉइस 370 अभी भी सर्च कंटिन्यू करने की डिमांड कर रही है और ओशन इन्फिनिटी ने भी कहा है कि ये फेज खत्म हुआ है, हमारा कमिटमेंट नहीं। तो आज 12 साल बाद भी हम सिर्फ ये जानते हैं कि MH370 ने डेलिबरेटली अपना रूट बदला, घंटों तक उड़ता रहा और कहीं जाके सदर्न इंडियन ओशन में क्रैश हुआ। लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन, एग्जैक्ट रीजन और कॉकपिट में क्या हुआ, ये सब आज भी एक मिस्ट्री है। इस मिस्ट्री ने एविएशन की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। बेटर ट्रैकिंग सिस्टम, लॉन्गर लास्टिंग इमरजेंसी लोकेटर ट्रांसमीटर्स और नए ATC प्रोसीजर्स सब MH370 की वजह से आए। लेकिन जब तक ये प्लेन नहीं मिलता, 239 फैमिलीज को कभी क्लोजर नहीं मिलेगा। शायद एक दिन बैरनेकल का कोई नया क्लू या एक नई टेक्नोलॉजी या समुंदर के गहराइयों में डूबा हुआ कोई साउंड सिग्नल हमें सच तक ले जाए। लेकिन अभी के लिए MH370 इंसान की सबसे बड़े एविएशन मिस्ट्री में से एक है, जो शायद कभी सॉल्व ना हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, वीडियो को शेयर करो और कमेंट्स में अपने थॉट्स बताओ कि आपको कौन सी थ्योरी सबसे ज्यादा बिलीवेबल लगती है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक ऐसी ही मिस्ट्री के साथ जो आपका दिल दहला देगी। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।